गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ चुके थे, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का दूसरा नाम होता है पार्श्व क्रम संयोजन। इसके दो नाम है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है उसकी तो हमने लिखी थी। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद हम इसका डायग्राम देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन इस टाइप से है कि तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेट, जो तीन संधारित्र हम लेंगे उनकी जो प्रथम प्लेट होगी वो ए बिंदु से जुड़ी हुई होगी और द्वितीय प्लेट होगी, तीनों संधारित्र की द्वितीय प्लेट बी बिंदु से जुड़ी होगी हो तो ऐसा समायोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में अंतर क्या है? श्रेणी जैसे एक सीरीज वाइज चल रहा है, श्रेणी हम जानते हैं 1 2 3। समांतर यानी एक पैरेलल, एक दूसरे के समांतर, ये एक दूसरे के समांतर है, ये भी एक दूसरे के समांतर है, तो इसको समांतर कहते हैं। और इसको श्रेणी यानी सीरीज वाइज एक चीज चलती जा रही है। तो कल हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन, ये हमारी श्रेणी बन रही थी संधारित्रों की। आज हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन यानी संधारित्रों की एक श्रेणी बनेगी, ऐसे एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर। तो अभी केवल आप डेफिनेशन नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको आपका डायग्राम बताता हूँ इस चित्र का। हाँ, तो अब हम हमारा डायग्राम बनाएंगे समांतर क्रम संयोजन का। तो समांतर क्रम संयोजन इस प्रकार से है। अब हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि तीनों संधारित्र की प्रथम प्लेट ए बिंदु से, यहां पर हम एक बिंदु ए ले लेते हैं जिससे तीनों संधारित्र की प्रथम प्लेट जुड़ी है और तीनों संधारित्र की द्वितीय प्लेट बी बिंदु से जुड़ी होती है। ये हमारा बिंदु बी है, ये हमारा बिंदु ए है। यहां पर हम एक सुचालक तार जोड़ देते हैं, यहां से हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो तीनों संधारित्र की जो प्रथम प्लेट है उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से यह आवेश फैल जाता है, प्लस क्यू आवेश। और ये यहां से क्यू दे रहे हैं तो इसके तीन टुकड़े हो रहे हैं, Q1 Q2 Q3, ये तीन अलग अलग भागों में जाएगा, तीनों आवेश समान नहीं होंगे, Q2 और ये Q3। पहले हम एक आवेश दे रहे तो सीरीज वाइज जा रहा था, अब हमारे पास अलग अलग जा रहे हैं, यहां से 1 2 और 3। तो इस प्लस क्यू आवेश के तीन भाग होंगे, Q1 Q2 और Q3। तो ये Q2 भी इसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा, Q3 भी। और आप जानते हैं विद्युत प्रेरण आवेश के कारण यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तीनों संधारित्र की धारिता की बात करें तो C1 C2 और C3 तीनों संधारित्र की धारिता है, इसको हम भू संपर्कित कर देते हैं। यहां पर आप लिख देना भू संपर्कित। भू संपर्कित कर दिया हमने तीनों, क्योंकि तीनों जो संधारित्र है समांतर क्रम में रखे हुए, इसलिए तीनों के मध्य जो विभवांतर होगा वो ए और बी बिंदु के मध्य विभवांतर होगा, और जो इन तीनों के मध्य विभवांतर होगा वो केवल और केवल V होगा, इसमें विभवांतर V1 V2 V3 नहीं होगा। क्योंकि समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में होते हैं तो इनका विभवांतर अलग अलग होता, V1 V2 और V3। पर ये समांतर क्रम में दिए, समांतर क्रम में हमेशा विभवांतर जितने भी संधारित्र दिए होंगे समांतर क्रम में होंगे तो उनका विभवांतर सेम ही होगा। तो हमारा डायग्राम पूरा हो चुका है, आप एक बार डायग्राम नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इस डायग्राम के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी डेरिवेशन करेंगे। हाँ, तो जो हमने डायग्राम बनाया उसके कुछ पॉइंट्स है, जो कि ए तथा बी बिंदु संधि बिंदु है। यहाँ पर वहां पर तीनों संधारित्र की प्रथम प्लेट मिल रही है, इसलिए वो संधि बिंदु है। ए बिंदु को प्लस क्यू आवेश देने पर आवेशों का विभाजन Q1 Q2 Q3 में होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है, अतः इनकी प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V समान होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तीनों जो संधारित्र है समांतर क्रम में है
तो उनकी प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा तीनों की वो v होगा और वो समान होगा, v1 v2 v3 नहीं होगा, ओनली v होगा। C1 के अंदर भी v विभवांतर होगा, C2 के अंदर भी v विभवांतर होगा और C3 के अंदर भी v विभवांतर होगा। ओके, तो आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। हम जानते हैं कि तीनों इसी से बनकर इसी से निकले, तो तीनों को जोड़ेंगे तो भी हमको यही प्राप्त होगा। अब हम धारिताएं निकालते हैं सबकी अलग अलग, C1 C2 C3। C1 की धारिता Q1 अपॉन V, विभवांतर सबके मध्य समान है और आवेश अलग अलग है इसलिए Q1। Q2 अपॉन V और यहां पर आ जाएगा Q3 अपॉन V। अब यहां से हम लिखेंगे Q1 इक्वल्स टू C1 V। Q1 यहां पे ऐसा का ऐसा V को इस साइड भेज दिया गुणा में, एज इट इज यहां पर करेंगे Q2 इक्वल्स टू C2V, एज इट इज यहां पर Q3 इक्वल्स टू C3V आ गया। इन सब को अब हम लिखे ऐड करेंगे। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। हाँ, तो इसको आप कंबाइंड रूप से समीकरण 2 नाम दे देना। ये पूरी हमारी समीकरण 2 है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ये Q1 Q2 Q3 की वैल्यू समीकरण 2 में, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये Q1 आ जाएगा, ये Q2 और ये Q3। तो यहां पर हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। इन तीनों में से हमारे पास V कॉमन आ रहा है, तो Q इक्वल्स टू V ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3। तो एक बार आप यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे भी हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने कल किया था, तुल्य धारिता निकालकर। कल हमने CS लिखा था क्योंकि श्रेणी क्रम था, आज हम CP लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल यानी समांतर क्रम है। इसको समीकरण 3 नाम देना। 2 हमारी लास्ट आ चुकी है, ये है हमारी समीकरण नंबर 3। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल हमने लिखा था कि यदि तुल्य धारिता CS हो तो, कल श्रेणी क्रम था इसलिए हमने यहाँ पर S लिखा था, S यानी श्रेणी क्रम। आज हम पैरेलल यानी समांतर क्रम में चल रहे इसलिए यहाँ पर हमने तुल्य धारिता CP लिखी है, CP। तो यहाँ से CP क्या निकलेगी, CP इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो यहाँ से हमारे Q की वैल्यू क्या आएगी, Q इक्वल्स टू CP डॉट V, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको मैं समीकरण 4 नाम दे देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, एक बार आप यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगा। हाँ, तो हमारे पास क्या आएगा, V ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां पर जो Q था उस Q की जगह मैं यहां से वैल्यू पुट करूंगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास CP डॉट V। इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा, V कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3।
कल हमारे पास आया था 1/CS प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कल हमें धारिताओं को निकालने के लिए उनका व्युत्क्रम करना पड़ रहा था, पर आज हम धारिता निकालेंगे जब समांतर क्रम में तो उन्हें डायरेक्ट ऐड करेंगे, उनका व्युत्क्रम नहीं निकालेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो जैसा कि कल हमने केस फर्स्ट किया था वैसे ही आज भी करेंगे कि यदि संधारित्र की धारिता समान हो, तो जितने भी संधारित्र है, यदि सभी संधारित्र की, यहाँ पर सभी लिख देना आप, सभी संधारित्र की धारिता समान हो, तो यानी C1 इक्वस टू C2 इक्वस टू C3 डैश 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 डैश, ये चलता जाएगा n तक, n यानी अनंत तक, मतलब यहाँ पर अंत नहीं है इसका, कहां तक भी चलता जा सकता है। सब किसके बराबर है? C के। हमने सबको C के बराबर मान लिया। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? C इक्वस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो सब की जगह आ जाएगा C प्लस C प्लस C प्लस C डैश 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 प्लस C, मतलब ये n तक C को हम जोड़ रहे हैं, बहुत n तक। तो C इक्वस टू, इसको मैं NC लिख सकता हूँ, n तक जोड़ रहे हैं तो NC लिख सकते हैं इसको हम NC, यानी जितनी भी बार C जुड़ रहा है वो नंबर यहाँ पर एक C से गुणा कर देगा तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है फर्स्ट केस का। और यहाँ पर आप एक बार ये नोट कर लो, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। और आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं C इक्वस टू, इसमें से हम क्या करेंगे, C कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश 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 प्लस 1, ये n तक जा रहा है 1, यानी यहां पर भी मैं n लिख देता हूं, C n तक जा रहा है और यहां पर भी 1 n तक जा रहा है, तो ये n तक जा रहा है लास्ट 1 n, तो इस पूरे को मैं n लिख सकता हूं, C इक्वस टू n और C। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये आप नोट कर लो। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, तो कल भी हमने यही क्वेश्चन किया था कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो हमारा आंसर आया था कि धारिता को कम करने के लिए, धारिता को घटाने के लिए। तो संधारित्र को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है जिससे धारिता बढ़े, तो धारिता को बढ़ाने के लिए, धारिता को बढ़ाने के लिए। अब हम जानना चाहेंगे कि धारिता कैसे बढ़ती है, संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो धारिता कैसे बढ़ती है। जैसे कि CP है तो ये हमारे पास आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब हम डायरेक्ट इसको जोड़ रहे हैं तो धारिता बढ़ती जाएगी। जब हमने कल किया था CS इक्वस टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये तो डिवाइडेशन में आ रहा है, यानी कुछ कम होगा। और कल हमारे पास जो आया था वो आया था हमारे पास CS इक्वस टू C/N। आज जो हमारे पास हमारा फाइनल आया है आंसर CP इक्वस टू NC। यहां पर जो धारिता है, लास्ट फाइनल आंसर है, वो n से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी n से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करेगी, n की संख्या एक से ज्यादा ही होगी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक से ज्यादा ही होगी। तो जो n होगा 2 होगा, तो धारिता 2 से मल्टीप्लाई करेगी तो धारिता बढ़ेगी। यहाँ पर तो डिवाइडेशन में आ रहा है, एक से ज्यादा होगा, 2 का डिवाइडेशन देंगे तो धारिता और कम होगी। इसलिए संधारित्र को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता बढ़ती है और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता घटती है। ये चीज आप याद रखना। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए। हमारा दूसरा चैप्टर खत्म होने ही वाला है, आपको सेकंड चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। ऑल द बेस्ट। ऐसे ही अपने फिजिक्स का कोर्स पूरा करते रहिए।